से विचार करते हैं। जी बिल्कुल। आज हमारे सामने जो ये पूरी लिस्ट है ना, ये एक तरह से भारत में किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी का कह सकते हैं कि एक नक्शा है। नक्शा बिल्कुल सही शब्द है। ये सिर्फ कुछ सरकारी योजनाओं और रजिस्ट्रेशन की एक बोरिंग सी लिस्ट नहीं लगती मुझे। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि एक आइडिया को असल बढ़ते हुए बिजनेस में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। और इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी जैसी बड़ी स्कीम्स भी हैं। हाँ, और दूसरी तरफ स्टार्टअप इंडिया जैसा मॉडर्न एक्सप्रेसवे भी है। और फिर जीडी सर्टिफिकेशन जैसे क्वालिटी चेक पॉइंट्स भी हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस मैप को नेविगेट करना। इसे कहानी की तरह देखते हैं। अच्छा। मान लीजिए किसी के पास एक कमाल का आइडिया है, तो इस लिस्ट के हिसाब से उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? सीधे जाकर कंपनी बना ले? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। अच्छा। इस लिस्ट में एक बहुत जरूरी चीज छिपी है और वो है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, ओके। अगर आपका आइडिया सच में नया है, कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई अनोखा प्रोडक्ट है, तो उसे बनाने से पहले उसे प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। मतलब ये आपके आइडिया का कॉपीराइट जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि कोई और आपकी मेहनत को चुरा ना ले। तो पहला कदम है सुरक्षा। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो सबसे पहले अपने आइडिया को सुरक्षित करो। अब आइडिया सेफ है, अब उसे एक कानूनी शक्ल देनी होगी। जी। यहीं पर ये कंपनी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे भारी भरकम शब्द आते हैं। ये तो हर बिजनेस के लिए जरूरी है ना? हाँ, ये तो बिजनेस की नींव है। इनके बिना आप खेल शुरू ही नहीं कर सकते। हम्म। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को एक कानूनी पहचान देता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको देश के टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनाता है। इसके बिना तो आप लीगली कुछ बेच या खरीद नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और अगर आपका काम खाने पीने से जुड़ा है तो एफएसएसआई लाइसेंस वो उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो जीएसटी वाला पार्ट है ना, ये हमेशा थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये छोटे बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता? वो शुरुआत में लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, ये बिजनेस को फॉर्मलाइज करने का एक तरीका है। ओके। ये आपको बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका देता है, क्योंकि वो बिना जीएसटी बिल के काम ही नहीं करते। और अब तो प्रक्रिया काफी ऑनलाइन और आसान हो गई है। तो मतलब ये तीनों कंपनी, जीएसटी और एफएसआई, ये आपके बिजनेस का एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट है। परफेक्ट, क्या शब्द इस्तेमाल किया है, बर्थ सर्टिफिकेट। इनके बिना आपका बिजनेस कानूनी तौर पर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, बिजनेस अब कानूनी तौर पर जिंदा है। लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए पैसा। हाँ, कैपिटल। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मैप दो अलग-अलग रास्तों में बट जाता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का रास्ता और एक स्टार्टअप वाला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यहीं पर असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। तो पहले रास्ते की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस। हाँ, चलिए पहले उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है या कोई सर्विस सेंटर खोलना चाहता है। उसके लिए पीएमईजीपी जैसी योजनाएं हैं। इसका मुख्य मकसद ही रोजगार पैदा करना है। सरकार आपको सब्सिडी वाला लोन देती है ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें और शायद 4-5 लोगों को नौकरी दे सकें। लेकिन अगर किसी का बिजनेस बहुत स्पेसिफिक हो, जैसे कोई घर पर अचार बनाकर बेचना चाहता हो, क्या पीएमईजीपी उसके लिए भी है? उसके लिए एक और भी बेहतर, ज्यादा फोकस्ड स्कीम है पीएमएफएमई। पीएमएफएमई मतलब? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना। ये खास तौर पर छोटे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए है। अच्छा। ये सिर्फ लोन नहीं देती, बल्कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और एफएसएसआई के नियमों को पूरा करने में भी मदद करती है। मतलब इसका लक्ष्य घर पर पापड़ बनाने वाले को एक राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में मदद करना है। बिल्कुल, बिल्कुल यही लक्ष्य है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी रास्ते पर एक और नाम है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। ये कैसे अलग है? ये बहुत अलग है। यहाँ असली खेल सिर्फ पैसा देना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ मकसद है सदियों पुराने हुनर को बचाना और उसे मॉडर्न मार्केट से जोड़ना। सोचिए, एक कुम्हार जो बहुत सुंदर बर्तन बनाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे बेचना है या उसे बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया टूल इस्तेमाल करना है। विश्वकर्मा योजना उसे ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स और मार्केट तक पहुंच देती है। तो ये तीनों योजनाएं, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई और विश्वकर्मा, ये एक तरह से अलग-अलग तरह के पारंपरिक बिजनेस के सबसे बड़े, कह सकते हैं कि फेलियर पॉइंट्स को टारगेट करती हैं। बिल्कुल सही।
ये हुई एक बात। हम्म, लेकिन आजकल हर कोई अपनी कंपनी को स्टार्टअप कहता है। हाँ, ये शब्द बहुत कॉमन हो गया है। मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है, क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है, या जब आप सरकारी कागजों में स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर करते हैं तो जमीन पर सच में कुछ बदलता है? बहुत कुछ बदलता है। ये दूसरा रास्ता है जो बिल्कुल अलग है। अच्छा। स्टार्टअप के तौर पे रजिस्टर करना सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है, ये एक स्पेशल क्लब की मेंबरशिप जैसा है। स्पेशल क्लब? हाँ, ये उन बिजनेसेस के लिए है जो टेक्नोलॉजी या किसी नए आइडिया पर आधारित हैं और जिनमें बहुत तेजी से बढ़ने की क्षमता है। तो इस क्लब की मेंबरशिप के फायदे क्या हैं? मैंने टैक्स में छूट जैसी बातें सुनी है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब बहुत बड़ा है। जैसे एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अपने पहले 10 सालों में से किन्हीं 3 सालों के लिए इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ सकती। 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं? जी, सोचिए शुरुआती दिनों में जो हर रुपया मायने रखता है, तो ये कितनी बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है। और आसान नियम का मतलब है कि आपको लेबर लॉ या पर्यावरण कानूनों के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलती है। मतलब इंस्पेक्टर राज से काफी हद तक छुटकारा। ये तो छोटी टीम के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द कम करता होगा। बिल्कुल। और लिस्ट में स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टार्टअप ओडिशा का भी जिक्र है। मतलब ये सपोर्ट सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर है। हाँ, और ये एक तरह का डबल इंजन सपोर्ट है। डबल इंजन सपोर्ट। हाँ, स्टार्टअप इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाता है और बड़े फंड्स का रास्ता खोलता है। वहीं स्टार्टअप ओडिशा जैसी राज्य स्तरीय पहल स्थानीय एंटरप्रेन्योर्स की जरूरतों को समझती हैं। जैसे कि हो सकता है ओडिशा सरकार स्थानीय स्टार्टअप्स को अपने सरकारी दफ्तरों में मुफ्त जगह दे दे या कोई खास ग्रांट दे जो राष्ट्रीय योजना का हिस्सा ना हो। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि अगर आपका आइडिया बड़ा, नया और स्केलेबल है तो आपके लिए एक अलग वीआईपी रास्ता बनाया गया है। एकदम सही। ठीक है, तो अब हमारा बिजनेस बन गया है, उसे फंडिंग भी मिल गई, चाहे पारंपरिक रास्ते से या स्टार्टअप वाले रास्ते से। जी। अब वो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है, लेकिन बाजार में तो पहले से ही हजारों लोग वही काम कर रहे हैं। कोई आपके प्रोडक्ट पर भरोसा क्यों करे? यहीं पर शायद जेड, आईएसओ और जीएमपी जैसे सर्टिफिकेशंस आते हैं। ये सुनने में तो नियमों की तरह लगते हैं। नियम तो हैं, लेकिन ये स्मार्ट बिजनेस के लिए नियम नहीं बल्कि हथियार हैं। हथियार? वो कैसे? इन्हें ऐसे समझिए, जेड सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट का पासपोर्ट है। पासपोर्ट? ये तो बढ़िया एनालॉजी है। जेड का मतलब है जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। यानी आपका प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का है और उसे बनाने में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे पासपोर्ट आपको दुनिया में कहीं भी जाने की इजाजत देता है, वैसे जेड सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल बाजार में एंट्री दिलाता है। बिल्कुल, यूरोप या अमेरिका के क्वालिटी कॉन्शियस बाजार में। बिना इसके आपका प्रोडक्ट शायद अपने ही शहर में बिक जाए, लेकिन दुनिया के बाजार का दरवाजा बंद ही रहेगा। और आईएसओ के बारे में क्या? ये तो बहुत सुना है। आईएसओ आपके प्रोडक्ट का नहीं बल्कि आपकी कंपनी के काम करने के तरीके का सर्टिफिकेशन है। ओ, प्रोसेस का? हाँ, प्रोसेस का। ये ग्राहकों को बताता है कि ये कंपनी प्रोफेशनल है या सिस्टम और प्रोसेस हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी को अपना माल बेचना चाहते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछेगी कि क्या आप आईएसओ सर्टिफाइड हैं। ये भरोसे का स्टैंप है। और जीएमपी? जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस तो दवा और खाद्य बिजनेस के लिए एक तरह से अनिवार्य हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपका प्रोडक्ट सुरक्षित और साफ सुथरी जगह पर बना है। तो जो एंटरप्रेन्योर इन पर पैसा और समय लगाता है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो एक ब्रांड बना रहा है। बिल्कुल, वो लंबी दौड़ की तैयारी कर रहा है। सही बात है। अब बिजनेस के पास क्वालिटी भी है, ब्रांड भी बन रहा है, लेकिन उसे बड़े ग्राहक चाहिए। छोटे मोटे ऑर्डर से तो काम नहीं चलेगा। इस लिस्ट में एक बहुत ही सरकारी सा नाम है, जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका एक छोटे बिजनेस के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। जेम पोर्टल छोटे बिजनेस के लिए भारत के सबसे बड़े ग्राहक यानी खुद भारत सरकार का दरवाजा खोलता है। भारत सरकार का दरवाजा? हाँ, सोचिए भिलाई में कोई छोटा सा वर्कशॉप है जो अच्छी क्वालिटी के नट बोल्ट बनाता है। पहले उसके लिए इंडियन रेलवे या डिफेंस को अपना माल बेचना लगभग नामुमकिन था। क्यों? बिचौलियों की वजह से। हाँ, बिचौलियों और जटिल टेंडर प्रक्रियाओं की वजह से वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो जेम एक तरह से सरकार का अमेज़न है, जहां कोई भी सेलर रजिस्टर करके अपना सामान बेच सकता है। बिल्कुल, ये छोटे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप सीधे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और अगर आपकी क्वालिटी और कीमत सही है तो आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कुर्सी सप्लाई करने का ऑर्डर भी मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? ये पारदर्शिता लाता है और छोटे खिलाड़ियों को बड़े मैदान में खेलने का मौका देता है। वाह, इस लिस्ट में तो हर स्टेज के लिए कुछ न कुछ है।
इसमें एक आरएनआई रजिस्ट्रेशन का भी जिक्र है, जो शायद अखबार या मैगजीन के लिए है। जी, वो बहुत नीचे है, प्रकाशन के बिजनेस के लिए। और एक और योजना है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज की प्रतिपूर्ति योजना, यानी CMSERIMM। ये बाकी सबसे अलग लगती है। हाँ, और ये दिखाता है कि मदद कितनी बारीक और टारगेटेड हो सकती है। CMSERIM जैसी योजनाएं बहुत चालाकी से बनाई गई हैं। चालाकी से? हाँ, ये आपको सीधे पैसा नहीं देती, बल्कि आपके पैसे के बोझ को कम करती है। मतलब? मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए बैंक से 10 लाख का लोन लिया, जिस पर आपको 10% ब्याज देना है। ठीक है। इस योजना के तहत राज्य सरकार आपके ब्याज का एक हिस्सा, मान लीजिए 5%, खुद चुका देगी। ओ, तो आपकी EMI का बोझ सीधे सीधे कम हो गया। एग्जैक्टली, ये एक तरह की अप्रत्यक्ष वित्तीय मदद है जो छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बहुत मायने रखती है। ये दिखाता है कि राज्य सरकारें भी जमीनी स्तर पर उद्यमियों की मदद के लिए नए नए तरीके निकाल रही हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि ये सूची महज कुछ नाम नहीं है, ये वाकई एक उद्यमी की पूरी यात्रा का नक्शा है। बिल्कुल। आइडिया को पेटेंट से प्रोटेक्ट करने से लेकर PMEGP से पहला लोन लेने तक, स्टार्टअप इंडिया के जरिए तेजी से दौड़ने, Z से दुनिया का बाजार खोलने, और GM के माध्यम से सरकार को अपना ग्राहक बनाने तक सब कुछ है इसमें। इसका सार यही है कि ये नक्शा दिखाता है कि भारत में एक उद्यमी अकेला नहीं है, उसके लिए कई रास्ते, कई टूलबॉक्स मौजूद हैं। सही। चाहे वो एक पारंपरिक कारीगर हो, एक फूड प्रोसेसर या एक टेक स्टार्टअप का संस्थापक, ये वन साइज फिक्स ऑल नहीं है। बल्कि एक ऐसा मेन्यू है जिसमें से उद्यमी अपनी जरूरत और अपनी स्टेज के हिसाब से चुन सकता है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के समय में जब इतनी सारी योजनाएं और समर्थन प्रणालियां मौजूद हैं, तो क्या एक उद्यमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती समर्थन खोजना है, या फिर विकल्पों के इस विशाल सागर में से अपने लिए सही समर्थन को पहचानना, उस तक पहुंचना और उसका सही इस्तेमाल करना है?